नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा या फिर सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा। यानी आप कहीं स्कूल व्याख्याता परीक्षा हो या फिर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार। इसके दो भाग हमारे हो चुके हैं। आज के इस अंतिम भाग में हम बचे हुए हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों को डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको जाननी आवश्यक है। उन सभी के विषय में हम बड़े अच्छे से बात करने वाले हैं। तो पूरा ध्यान आपको स्क्रीन पे रखना है और एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे, आज के जो हमारे इतिहासकार हैं वो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और सबसे पहले हम बात करें कि इनकी जो रचना है उसका नाम क्या है, तो उनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। नाम तो देखिएगा दोस्तों, बड़ा सिंपल है ना। किसी भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी भी प्रकार से साहित्य का इतिहास लिखे तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये नाम जो है वो सबसे बेटर नाम बनता है। यहाँ अगर कुछ पूछा जा सकता है तो सन आपसे पूछ ले 1931, ये आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत सारे विद्वानों ने लिखी है, तो नाम तो कोई इसमें विशेषता नहीं है, बस डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ये इतिहास है। यहाँ जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इन्होंने आदिकाल को जन काव्य काल कहा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। और इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा, कला काल कहा। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। पहला तो ये कि जन काव्य काल जो है किसको कहा गया है, तो आदिकाल को कहा गया है। आदिकाल को जन काव्य काल कहा। और कहने वाले कौन है, रमाशंकर शुक्ल रसाल है, जिन्होंने जन काव्य काल को आदिकाल कहा। नंबर एक बात, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हमारा उठता है वो है कला काल, कि कला काल किस काल को कहा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रीतिकाल को ही कला काल कहा गया है। कौन से काल को कहा गया है, रीतिकाल को ही कला काल कहा गया है, या कला काल रीतिकाल को कहा गया है। और कहने वाले कौन है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो यहाँ हमारे पास में दो क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ये कि आदिकाल को जनकाव्य काल किसने कहा था, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। रीतिकाल को कला काल किसने कहा था, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। यहाँ पर आपसे वो कथन वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, इन्होंने आदिकाल को कला काल कहा। जो भी है आपको अच्छे से इसको याद करना है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि आपको याद क्या करना है। यहाँ पर विशेष ध्यान जन काव्य काल पर देना है। ये आदिकाल को कहा गया है और कला काल किस काल को कहा गया है, रीतिकाल को कहा गया है। किसके द्वारा, रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। उसके बाद में हम बात करते हैं, इनमें कवियों और लेखकों की रचनाओं के उदाहरण भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। इनकी अन्य रचनाएं हैं, साहित्य प्रकाश है, साहित्य परिचय है और हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो यहाँ अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनता है तो फिर लास्ट यही बनता है, कौन सा सत्य है। एक इसकी लाइन बना दी, 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 और वहाँ से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट वो है गलत कर देता है, जो आपको आंसर में टिक करना होता है। इनका काल विभाजन देख लीजिएगा, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आदिकाल, आदिकाल को इन्होंने कहा हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था। और आदिकाल को इन्होंने दो भागों में बांटा, एक तो है पूर्वार्ध आदिकाल और एक है उत्तरार्ध आदिकाल। यानी 1000 विक्रमी संवत से लेकर के 1400 विक्रमी संवत तक का जो काल है, यानी ये जो 400 साल का टाइम पीरियड है, इसको इन्होंने 200 साल के दो टाइम पीरियड में बांट दिया। आदिकाल के दो भाग कर दिए, एक तो पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध जो है वो 1000 से लेकर के 1200 तक है, दूसरा जो है वो 1200 से लेकर के 1400 तक है। यहाँ पर याद करने में हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर उसके बाद में दूसरा जो काल है वो मध्यकाल है। इसे हिंदी साहित्य की किशोरावस्था अपनी कह सकते हैं। और इसके भी दो भाग हैं, पूर्वार्ध मध्यकाल और दूसरा जो है उत्तरार्ध मध्यकाल है।
यहाँ फिर से 400 साल का टाइम है। 1400 में 400 जोड़ दीजिएगा, आपके 1800 तक का टाइम पहुँच जाएगा। अब 1400 से 200 साल जोड़ेंगे तो 1400 से लेकर के 1600 विक्रमी संवत और 1600 से लेकर के 1800। फिर हम बात करें आधुनिक काल, जो है हिंदी साहित्य की युवावस्था, इसे परिवर्तन काल कहा गया। 1800 से 1900 तक 100 वर्ष का ये समय है, और फिर है 1900 से अब तक। तो इस प्रकार से आप देखेंगे काल तो कितने हैं, 3 हैं। आदिकाल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है। इन 3 कालों में इन्होंने बांटा है, और इन तीनों को ही इन्होंने 2 को तो पूर्वार्ध उत्तरार्ध के रूप में बांटा। बड़ी सिंपल से इनकी जो परिभाषा रही है, 1000 से 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100 और उसके बाद में। जिस प्रकार से इन्होंने सारे समय को बांट दिया है, तो याद करने में इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली आपको नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा, पहले बालक है, फिर किशोर है, और फिर क्या हो गया, युवा हो जाएगा। और हर में इसको 400 साल का समय लगना है। फिर उसके बाद में जो हमारे अगले इतिहासकार आते हैं वो हैं गणपति चंद्र गुप्त। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। थोड़ा अलग नाम है, यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि ये किताब किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखी गई। और दूसरा कितने खंडों में प्रकाशित हुई है, 2 खंडों में। कब आई है, 1965, तो काफ़ी बाद की है ना। ये सन तो आपको थोड़ा सा नज़दीक दिखाई देगा। इन्होंने भक्तिकालीन जो साहित्य है उसे 3 श्रेणियों में बांटने का काम किया: धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। यहाँ याद रखने वाली बात है कि भक्ति काल को 3 श्रेणियों में बांटा किसने, 3 श्रेणियों में बांटने का काम किया था गणपति चंद्र गुप्त ने, ये याद रखना है। अब और कौन सा क्वेश्चन बनता है, कौन सी 3 श्रेणियों में नहीं बांटा है, तो चौथा ऑप्शन कोई भी बना करके यहाँ से एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, धर्म, राज्य और लोक। याद रखिएगा, राज्य में लोग होते हैं, लोगों का धर्म होता है और एक राज्य होता है। ये 3 आधार पर इसने बांटा है, 3 श्रेणियों में बांटा है। चौथा वो कोई सा भी दे सकता है और आपसे यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है वो। इसके बाद में दोस्तों, ये जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। क्वेश्चन बन गया कि शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का पहला कवि किसने माना है, तो आपका आंसर हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त। तो दोस्तों, जब भी पढ़ें आप याद करें, इस तरह का जो सब्जेक्ट हो, जो फैक्ट हो, तो उसमें क्वेश्चनिंग आप करते रहें, है ना। जितना क्वेश्चनिंग मेथड में पढ़ेंगे तो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अभी हमने कहा शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का पहला कवि किसने कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने। क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि स्टेट में जब वो चल रहा है, सीधा चल रहा है, तो उसको जोर नहीं आ रहा, तो वो किसी चीज़ को याद नहीं करता है। आप सिर्फ उस रास्ते से गुजर रहे हैं, आप उसके आसपास चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब आप किसी मैटर को पढ़ते हुए आप उसमें प्रश्न पूछते हैं तो मन को एक जिज्ञासा होती है, दिमाग एक्टिव होता है। तो आप इस तरह से इसको याद करें तो याद करने में आपको आसानी रहेगी कि शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का पहला कवि किसने माना, गणपति चंद्र गुप्त ने। इसका उल्टा क्वेश्चन भी बनाए, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना है, तो शालिभद्र सूरि को माना है। अब इनका काल विभाजन देख लेते हैं। प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। यानी काल तो वही है। नंबर 1 हम कहेंगे प्रारंभिक, और नंबर 2 है मध्यकाल, और नंबर 3 है आधुनिक काल। और इस मध्यकाल को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्व है और एक उत्तर है। तो इस प्रकार से ये टोटल कितने हो गए, 4। टोटल कितने प्रकार हो गए, 4। 1184 ईस्वी है, ध्यान दीजिएगा, 1184 से लेकर के 1350 तक। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो 1350 से लेकर के 1600 तक। उत्तर मध्यकाल की बात करें तो 1600 से लेकर के 1857 तक। और आधुनिक काल की बात करें तो 1857 ईस्वी से अब तक का जो टाइम है वो इसमें आप काउंट कर सकते हैं।
तो इसके नाम में तो कुछ भी विशेष नहीं है, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न भी नहीं बनता है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो यहाँ से कुछ रचनाएं हैं जिनसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, महादेवी एक नया मूल्यांकन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, हिंदी साहित्य का विकास और आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं। तो यहाँ से आपसे कई बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सारी चीज़ें हमारे लिए जाननी इम्पोर्टेंट है। इन सभी पुस्तकों को अच्छे से याद करिएगा, कॉपी पे लिखिएगा, जितनी बार लिखेंगे उतना ही अच्छे से आपको याद होगा। इन्होंने हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी विषय पर पीएचडी प्राप्त की थी। कौन से चीज़ों पर पीएचडी प्राप्त की? हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी के ऊपर इन्हें पीएचडी मिली थी। और इन्होंने साहित्य विज्ञान यानी साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन विषय पर डीलिट की उपाधि 1956 में ली थी। कोई विशेष प्रश्न तो यहाँ से नहीं बनता है। हाँ, ये पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए यहाँ से कुछ एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यही लास्ट वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो ये पीएचडी तो लगभग लोगों ने की है, तो इतनी चीज़ें तो हम नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रास्ते में है तो उसको दोहरा लीजिएगा, क्या पता याद रह जाए। बाबू श्याम सुंदर दास की अगर हम बात करें तो इनकी रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला, 1909 और 1914 ईस्वी की है। और दूसरी है हिंदी भाषा और साहित्य, और दो रचनाएं हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो कि हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी है, तो बाबू श्याम सुंदर दास की है। हिंदी भाषा और साहित्य भी किसकी है, बाबू श्याम सुंदर दास की। यहाँ से आपका दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। काल विभाजन की बात करें तो इन्होंने आदि युग, आदिकाल के बजाय इन्होंने क्या कहा, आदि युग। और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल वाला नाम आपको याद आ रहा होगा। सन लगभग वही है, 1375 के बजाय 1400 तक कर दिया, 1050 से 1400 तक। पूर्व मध्यकाल जो है विक्रमी संवत 1400 से लेकर के 1700 तक। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल आपको मैंने पहले भी कहा यही मिलेगा, 1700 से 1900 ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। और उसके बाद में है आधुनिक काल। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है नवीन विकास काल किसने कहा था, तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था। 1900 से अब तक का जो समय है तो बिल्कुल सिंपल सा आप याद रख सकते हैं, 1050 से शुरू हुआ और 1400 तक गया। फिर हमने 1400 से शुरू किया और 1700 तक गया। फिर हमने 1700 से शुरू किया और 1900 तक आया, और फिर 1900 से अब तक आया। ये बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा किया गया विभाजन है। यहाँ पर अगर आपको अलग कुछ मिल रहा है तो वीरगाथा काल आपको याद आ रहा होगा, शुक्ल वाला है। बाकी ये नाम तो सभी जगह आपको मिल ही जाएंगे। ये एक नया नाम है, नवीन विकास काल है ना, जो बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य जो रचनाकार हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसमें नलिन विलोचन शर्मा का नाम आता है, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरी जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, ये डॉक्टर वासुदेव सिंह की है। और इसी के साथ एक और रचना आती है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी की है, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे प्रमुख इतिहासकार और जिनके विषय में हमने बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे से चर्चा की है, जहाँ से कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इन सभी को आपको अच्छे से याद करना है। तो ये जो हमारे चैप्टर थे, सबसे पहले हमने देखा कि हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन विधियाँ कौन सी हैं, मुख्य स्रोत कौन से हैं, मुख्य इतिहासकार कौन से हैं, यानी एक अपना अच्छा सा बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अब हम आगे इन काल विभाजन को शुरू करने वाले हैं, यानी एक एक करके हम सभी काल को पढ़ेंगे, आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को और आधुनिक काल को।
तो यानी अब अपना असली सफ़र जो है वो शुरू होता है। यहाँ अभी तक जो हमने पढ़ा, यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड की मैं बात करूँ तो आपसे पूछे जाते हैं। नेट तक की परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अच्छे से आपको याद करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आदिकाल को शुरू करने वाले हैं। आदिकाल में कौन कौन सी चीज़ें हैं सभी को अपने विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। यहाँ अभी इसको अपने शुरू नहीं कर सकते क्योंकि ये एक चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों, अगर आप इसकी PDF वगैरह करंट अफेयर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से आपको रोज़ाना इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है क्लासेस की। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई बातों के साथ, इतिहास के एक नए चरण के साथ। तो तब तक यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।